नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। अतीक अहमद हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जांच के लिए बनाई गई एसआईटी ने 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। शुरुआत में सरेंडर के समय इन तीनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन नहीं मिले थे। वहीं से पुलिस को शक हो गया था कि बिना मोबाइल फोन के ये तीनों आखिर संपर्क में कैसे थे। पूछताछ में इन तीनों ने बताया कि मोबाइल फोन एक होटल में छुपाए हैं। अब मोबाइल फोन और इनके पुराने नंबर मिल गए हैं। इससे पुलिस को उम्मीद है कि इनके हैंडलर और हत्याकांड के मास्टरमाइंड का खुलासा हो जाएगा। इसी बीच अतीक के मर्डर पैटर्न पर एक बड़ा खुलासा हुआ है और आज किस्सा यूपी का में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजीव जी, रोज नए खुलासे हो रहे हैं, कभी शेरे अतीक व्हाट्सएप चैट को लेकर, कभी गुड्डू मुस्लिम के लोकेशन को लेकर। अब मर्डर पैटर्न पर क्या नया खुलासा है? देखिए, जिस तरीके से मर्डर हुआ अतीक अहमद और अशरफ का, वो मर्डर का तरीका जो है वो ढूंढे जाने की कोशिश की जा रही थी कि ये कौन से तरीके से मर्डर किया गया है, इसका पैटर्न क्या है, किस तरीके से इसने रेकी की और रेकी के बाद ये मर्डर करने के बाद का इसका प्लान क्या था। अभी लोकेशन जो मिले और जो पूछताछ में जानकारी मिली कि ये होटल में रुका था और उस होटल में रुकने के बाद इन लोगों ने आगे की प्लानिंग की थी। ये किस तरीके से पिछले कुछ समय से अतीक अहमद की रेकी कर रहा था, कभी ई रिक्शा के माध्यम से, कभी कोई गाड़ी लेकर चलता था, घूम घूम के ये पूरी रेकी कर रहा था कि कैसे अतीक अहमद को कहाँ कहाँ ले जाया जाता है, किन रास्तों से ले जाया जाता है। जब अतीक अहमद को ले जाया जाता है तो उस समय कितने पुलिस वाले होते हैं, ये सारे के सारे रेकी में इन लोगों को जानकारी मिली हुई थी। लेकिन ये पैटर्न जो है कि उसे मारेंगे, मारने के बाद वहाँ से फरार होंगे, फिर होटल में आएंगे, होटल से मोबाइल लेंगे, सिम चेंज करेंगे और वहाँ से फिर फरार हो जाएंगे। यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग थी, ये पूरी प्लानिंग को देखा जाए तो इससे पहले जो उमेश पाल का मर्डर हुआ, उमेश पाल के मर्डर की प्लानिंग और अतीक और अशरफ के मर्डर की प्लानिंग, ये दोनों प्लानिंग में काफी समानता पुलिस को दिखाई पड़ रही है और इसलिए अब जांच का एंगल काफी बदलता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या हुई थी उसमें भी ऐसे ही रेकी किया गया कि कहां कहां वो जाता है, किस जगह का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि उसमें जो मर्डर किया गया था उसके पीछे का मकसद 2 तरह का था। एक मकसद तो यही था कि अगर पकड़े गए तो भी पता चलना चाहिए दुनिया को कि इसकी हत्या किसने कराई। यानी कि अतीक अहमद ने अपने बेटे असद को ये पूरी की पूरी टीम जो मर्डर के लिए बनाई गई थी उसको लीड करने की जिम्मेदारी दी थी। और उसके बाद ये प्लानिंग भी थी कि यहाँ से जब ये लोग गोली मारेंगे, मर्डर करेंगे, वहाँ से कहाँ पर जाएंगे, कहाँ पर मीटिंग होगी और शाइस्ता परवीन के घर पे मिलने के बाद वहाँ से किन जगहों पर फरार होके जाएंगे। ये पूरा का पूरा तरीका बनाया हुआ था। और अब अतीक और अशरफ की हत्या की बात करते हैं। अतीक और अशरफ की हत्या में भी इन लोगों ने वैसे ही प्लानिंग की। जब पुलिस की कस्टडी मिली, अभी तक के जानकारी के अनुसार, लेकिन पुलिस की कस्टडी यानी पहले जुडिशियल कस्टडी, उसके बाद पुलिस की कस्टडी में गया, तो ये कस्टडी जो है उससे पहले ही ये प्लानिंग थी कि अब अतीक अहमद को और अशरफ को पुलिस कस्टडी में लेने वाली है। क्योंकि उन दोनों की सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के साथ साथ पुलिस का जो एक्शन था उसके आधार पर इन लोगों को पता था, जानकारी थी कि अब इन दोनों को पहली बार जो उत्तर प्रदेश लाया गया, यानी कि ये तो बरेली में ही था, और दूसरे स्तर पर अतीक अहमद गुजरात में था और वहां से इसे प्रयागराज लाना था, बरेली से अशरफ को प्रयागराज लाना था और दोनों को एक साथ रखना था, एक साथ ही इन दोनों की पेशी होनी थी क्योंकि मामला एक ही था। तो ऐसे में इन लोगों ने जो प्लानिंग की कि वहां से आएंगे, रेकी करेंगे, फिर जानकारी लेंगे कि कौन सा स्पॉट हमारे लिए सुविधाजनक है। लेकिन दूसरी बात और है कि इन लोगों ने सरेंडर करने की प्लानिंग नहीं बनाई थी। सरेंडर करने की प्लानिंग तो अकस्मात बनी जब पुलिस एक्शन मोड में दिखी। इन लोगों को शक था कि रात के अंधेरा है, उस समय मीडिया वालों के सामने अगर
गोली चलाएंगे और 20-25 राउंड जब गोलियां चलेगी तो भगदड़ मच जाएगा। उस भगदड़ में हम लोग उन लोगों के साथ जो मीडिया कर्मी हैं उन लोगों के साथ बीच से निकल जाएंगे और फिर रात के अंधेरे में अगर निकल गए तो फिर होटल में जाएंगे और होटल में जाकर उसी मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे। उसमें सिम नहीं है, जो मोबाइल 2 रिकवर हुए हैं उसमें सिम नहीं है, और सिम इसलिए नहीं था कि नए सिम का इस्तेमाल करना था, वहां कोई और उसके साथ आता और उसके बाद ये लोग फरार हो जाते। लेकिन परिस्थितियां बदल गई वहां पर जब इन लोगों ने गोली चलाई और पुलिस ने जब तत्काल एक्शन लेना शुरू कर दिया तो जो भागते हुए लोगों ने, इन लोगों ने सोचा कि अगर अभी यहां से भागने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद हमारा भी इनकाउंटर हो जाएगा, और इसीलिए इन लोगों ने सरेंडर किया। अगर इन लोगों के पास यह प्लान होता कि पहले से ही सरेंडर करने का प्लान बनाया होता तो होटल में वो सामान नहीं रखता, वो होटल में मोबाइल नहीं रखता, मोबाइल पहले ही डंप कर दिया होता और होटल में कोई भी सामान नजर नहीं आता। लेकिन इन लोगों की प्लानिंग तो फरार होने की थी। अब उमेश पाल हत्याकांड में कौन कौन से लोग शामिल थे और किस लोगों को, किन जो उस गैंग में शामिल किन लोगों को इस पैटर्न की जानकारी थी। अगर उमेश पाल की हत्या का पूरी प्लानिंग जो अभी तक पुलिस के पास है, पुलिस ने जो बताया है और जो इंटरनल सोर्सेस हैं पुलिस के अंदर से जो जानकारी मिलती है उसको अगर देखा जाए तो दोनों में काफी समानता दिखाई पड़ेगी। किसने उमेश पाल हत्या की प्लानिंग बनाई? अगर अभी तक जो रिपोर्ट है, जानकारी है और पुलिस ने जो बताया है उसके अनुसार अशरफ और अतीक ने जेल के अंदर से कुछ प्लानिंग की। मोबाइल इनके पास था और मोबाइल से इन लोगों ने कम्युनिकेट किया, लेकिन बाहर में इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से लोग थे? सबसे मेन जो थी वो थी शाइस्ता परवीन, और शाइस्ता परवीन बैठ के कर रही थी, मीटिंग कर रही थी। वो उस घर का भी उसने तैयारी जो की थी कि कौन से जगह पर, किसके मकान में ये लोग आके वहां से बैठेंगे और उसके बाद कहां कहां इन लोगों को भगाया जाएगा। ये सारी प्लानिंग A to Z शाइस्ता परवीन ने की थी। और शाइस्ता परवीन के साथ जो बाहर के स्तर पर पूरे नेटवर्क को देख रहा था कि कौन कहां पर गोली चलाएगा, कौन किस जगह पर खड़ा होगा, कहां से शूटर अरेंज किया जाए, किन किन शूटर को लाया जाए, ये सारा का सारा जो नेटवर्क देख रहा था वो था गुड्डू मुस्लिम। यानी कि इन दोनों ने पूरी की पूरी प्लानिंग की थी उमेश पाल के मर्डर की। अब वही तरीका यहां पर दिख रहा है कि कैसे रेकी की गई, कैसे होटल में रुका गया और वहां से मोबाइल छोड़ा गया, सामान छोड़ा गया, और उसके बाद जब मर्डर करके भागने की प्लानिंग थी तो इसीलिए थी कि इन दोनों की हत्या करके अगर चले जाएंगे, फरार हो जाएंगे तो कुछ समय के बाद पुलिस को जब भरमा सकते हैं, जैसे अभी गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन भागी हुई है, फरार है, तो अगर डिसअपियर हो गए, यहां से बाहर चले गए, तो उसके बाद पुलिस जब तक तलाश करेगी उस समय तक हम लोग इस पूरे नेटवर्क को कहीं न कहीं से फिर से एक्टिव कर पाएंगे। तो ये दोनों की जो प्लानिंग थी और पैटर्न था, अगर एक ही नजर आ रहा है तो ये शक तो पुलिस के पास भी है कि कहीं न कहीं अतीक अहमद कुछ ऐसी चीजें बताने वाला था, अतीक अहमद के पास से कुछ ऐसी जानकारी मिल जाती, या अतीक अहमद और अशरफ को कुछ ऐसी जानकारी मिल गई थी कि हमारे परिवार में, घर में, हमारे गैंग में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उन लोगों को खात्मा करने के लिए, उसके खत्म करने की प्लानिंग अतीक और अशरफ दोनों मिलकर बना रहा था, इसीलिए उसकी भी हत्या कर दी गई। अब इन्वेस्टिगेशन की दिशा ये भी हो गई है और इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि अशरफ और अतीक की हत्या में उसके अपने लोगों का हाथ नहीं है। जी राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। जी हाँ, तो अतीक की हत्या पर रोज नए खुलासे हो रहे हैं, रोज एक नया एंगल इस केस में सामने आ रहा है। आज हमने अतीक के मर्डर पैटर्न पर खुलासा किया। अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई परतें खुद ब खुद खुलती जा रही हैं। वहीं अतीक की हत्या के तार जिस गुड्डू मुस्लिम से जुड़ रहे हैं उसकी लोकेशन भी पुलिस को मिल गई है और जल्द ही गुड्डू पुलिस के हाथ लगेगा और एक एक कर सारे राज पुलिस इस बदमाश और मास्टरमाइंड गुड्डू मुस्लिम से निकलवाएगी।
आएगी। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।